स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने आरएएस प्री के जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं सिलेबस में, उनकी जो सीरीज चल रही थी 45 टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं। 45 के 45 टॉपिक आपको लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर जो है वो फ्री मिलने वाले हैं। अब तक अपने 2 टॉपिक कर चुके हैं, राजस्थान पॉलिटी के दोनों टॉपिक अपने किए हैं। ठीक है, पहले अपने राजस्थान पॉलिटी जो है उसको खींच लेंगे, उसके बाद में अदर सब्जेक्ट्स पे आएंगे। जिसमें सबसे ज्यादा टॉपिक ऐड हुए हैं उसको सबसे पहले करेंगे। ठीक है, बीच बीच में और सब्जेक्ट्स भी लाते रहेंगे। तो अब तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको ये 45 के 45 वीडियोस फ्री मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा नीचे लोक बंधु 2025, ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपने पढ़ने वाले हैं अधीनस्थ न्यायालय। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी दिया हुआ है, अभी नया जोड़ा है। इसके अलावा ये सबसे पहले जो होता था वो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में टॉपिक दिया होता था, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ में एक और टॉपिक भी दिया है, अन्य न्यायिक निकाय, अधीनस्थ न्यायालय और अन्य न्यायिक निकाय। ठीक है, वो अलग चैप्टर है अन्य न्यायिक निकाय का। उसमें अपने ग्राम न्यायालय है, ठीक है, और लोक अदालतें हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो सब अपने उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें अपने अधीनस्थ न्यायालय के चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जैसे कि जानते हैं कि अपने कंटेंट सोर्स जो है हर किसी का मेंशन करते हैं, मूल और जो प्रमाणिक स्रोत है वहां से पूरा का पूरा कंटेंट रेडी किया जाता है। तो अधीनस्थ न्यायालय कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा? सबसे पहले तो आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स आपको मिलेंगे भारतीय संविधान में, वहां से रेडी किया गया है। इसके अलावा ये चैप्टर आपको दिया हुआ है लोक प्रशासन की, आरबीएससी की जो 11th क्लास की बुक है वहां पर आपको 19th चैप्टर जो है वो मिल जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय, उसका कंटेंट लिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर जनक सिंह मीणा की जो बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, वहां से जो है कंटेंट लिया गया है। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट मैंने ही लिखा है। ठीक है, और अगर अपने बात करें इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो मेनली पढ़ने हैं अधीनस्थ न्यायालय में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना क्यों की जाती है, इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या है। उसके बाद अपने जो संवैधानिक उपबंध किए गए हैं इनसे रिलेटेड भाग 6 के अंदर आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक वो अपने सारे पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, फिर अपने देखेंगे कि जो राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा है, ठीक है ना, उसकी संरचना क्या है और उसका अधिकार क्षेत्र कितना है। ठीक है, कि अगर आपके पास उच्च न्यायालय है तो अधीनस्थ न्यायालयों की आवश्यकता क्या है, फिर वो अपने वहां पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्थापना के उद्देश्यों के साथ, कि अधीनस्थ न्यायालय जो है इनकी स्थापना क्यों की जाती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, उच्च न्यायालय जो होता है राज्य के अंदर जो शीर्ष न्यायिक निकाय होता है वो होता है उच्च न्यायालय। अब हर मामला अगर उच्च न्यायालय को ही सौंप दिया जाए तो उच्च न्यायालय उसका समाधान कब करेगा? ठीक है, बहुत सारे मामले हो जाएंगे ऐसे तो तो इस समस्या के समाधान के लिए फिर जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय स्तर पर जो जिले के जो मुकदमे होते हैं, उनका फैसला करने के लिए फिर अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की जाती है। तो जिले के जो मुकदमे होते हैं उनका स्थानीय स्तर पर ही फैसला करना इसका एक उद्देश्य होता है अधीनस्थ न्यायालयों का। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जनता को जो न्याय है वो सरलता से मिल पाएगा। ठीक है, उसको अब जोधपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उच्च न्यायालय में। ठीक है ना, वो जिले के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा मुद्दा। इसके अलावा उच्च न्यायालय का जो कार्यभार है उसमें जो वृद्धि है उसको कम किया जा सकता है इसके माध्यम से। ठीक है, इससे उच्च न्यायालय का जो कार्यभार है वो नहीं बढ़ेगा अगर मामला जो है वो अधीनस्थ न्यायालय को सौंप दिया जाए तो। इसके अलावा जनता जो है उसको न्याय प्राप्ति के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके धन और समय की जो है वो बचत होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपने ये कह सकते हैं कि जो सुलभ और सरल न्याय प्राप्ति है उसके उद्देश्य से स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, ये स्थापना के उद्देश्य थे। अब आते हैं अपने इसके संवैधानिक उपबंधों पर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर, जो कि पार्ट 6 में दिए हुए हैं संविधान के। ये भी पूछा जा सकता है, भाग 6 के अंदर दिया हुआ है
और कितने आर्टिकल्स हैं, तो सबसे पहला जो आता है इसमें आर्टिकल 233। आर्टिकल जो 233 है इसका टाइटल है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज इसमें समझाना चाहता हूं कि जो जिला ये जो अधीनस्थ न्यायिक सेवा है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे ऊपर होगा उच्च न्यायालय, ठीक है। फिर उसके नीचे आपके जिला न्यायालय होगा, जिसको सत्र न्यायालय भी बोल सकते हैं अपने, ठीक है। आगे समझेंगे इनको और डिटेल में। पहले उच्च न्यायालय होगा, फिर उसके नीचे जिला न्यायालय होगा, और फिर उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होंगे। उनको आगे अपने और डिटेल में देखेंगे। तो जो उच्च न्यायालय है वो तो अपने अलग ही चैप्टर में पढ़ेंगे उसको तो, लेकिन यहाँ आपने पढ़ना है जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय के अंदर जो मुख्य अधिकारी होगा वो होगा जिला न्यायाधीश। अब जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, उसकी योग्यता क्या होगी, ये आर्टिकल 233 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 233 में न केवल उसकी नियुक्ति को लेकर प्रावधान किया गया है, बल्कि उसकी योग्यता भी बताई गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 233 में नियुक्ति को लेकर क्या प्रोविजन है जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, इसके अलावा उसकी जो पद स्थापना है यानी कि उसकी जो पोस्टिंग है, और पदोन्नति यानी कि उसका प्रमोशन है, ये सब काम कौन करेगा, ये राज्यपाल करेगा। जिला न्यायाधीश की चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे उसकी पोस्टिंग हो, चाहे उसका प्रमोशन हो, ये काम करेगा राज्यपाल। लेकिन इसमें वो एक सलाह लेगा, वो सलाह किससे लेगा, उच्च न्यायालय की, ठीक है। किससे सलाह लेकर ये काम करेगा, उच्च न्यायालय से, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोविजन है कि नियुक्ति जो है जिला न्यायाधीश की वो राज्यपाल करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। फिर आते हैं कि जिला न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। पहला तो ये है कि अगर जिला न्यायाधीश कोई सरकारी नौकरी है तो वो पहले से कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, यानी कि वो केंद्र और राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा जो है उसमें कार्यरत नहीं हो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए, ना स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि उसको 7 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, यानी 7 वर्ष तक वो वकील रहा होना चाहिए। अब 7 वर्ष कैसे याद रखोगे, तो जिला न्यायाधीश, जिले में 2 और न्यायाधीश में 5 वर्ण है, दोनों को जोड़ दो 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये 7 वर्ष न्यूनतम 7 वर्ष का उसको अधिवक्ता का अनुभव जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर उच्च न्यायालय उसकी नियुक्ति की सिफारिश कर देता है तो ऐसी स्थिति में भी उसको जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, उच्च न्यायालय की सलाह पर करेगा, क्योंकि इससे अपर जो निकाय है वो उच्च न्यायालय ही है। और नियुक्ति करने वाला अधिकारी कौन होता है, राज्यपाल होता है। सॉरी, आर्टिकल 233 अपने पढ़ चुके हैं, जिसमें कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और उसकी योग्यता को लेकर प्रोविजन किया गया था। अब इसके बाद में संविधान में एक नया आर्टिकल जो है वो भी जोड़ा गया था, आर्टिकल 233A। ये आपके मूल संविधान में नहीं था, इसको 20वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू जोड़ा गया था। अब आप कहोगे कि इसकी डेट कैसे याद रखेंगे कि 20वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये देखो आर्टिकल 233 है ना, और यहाँ पर 20 में 2 आ रहा है, तो इसको दुगुना कर दो यानी कि 66। तो 1966 के अंदर जो है ये 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के माध्यम से आर्टिकल 233A जो है इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और इस आर्टिकल का जो संबंध है वो आर्टिकल 233 से है, एक तो जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बताया गया है, और एक इसका संबंध है आर्टिकल 235 से, जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर उच्च न्यायालय के नियंत्रण को समझाया गया है, ठीक है। कि अधीनस्थ न्यायालयों पर जो नियंत्रण है वो उच्च न्यायालय का होगा, कौन कौन से मामलों में होगा वो भी। तो इसका 2 आर्टिकल से संबंध है, ध्यान रखना, आर्टिकल 233 से और आर्टिकल 235 से। और अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मान लो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है और उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनको वैध ठहराया जाएगा। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है पूर्व प्रभाव से, कि अगर मान लो पहले नियुक्ति के अंदर, आप सब जानते हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति में उच्च न्यायालय का जो परामर्श है वो आवश्यक है। नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल करेगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसे मामले आते हैं जहां पर उच्च न्यायालय ने परामर्श जो है वो नहीं ली गई उच्च न्यायालय से,
तो क्या उनको अवैध ठहरा दिया जाएगा? तो नहीं। आर्टिकल 233 इसको कहता है कि जो पूर्व प्रभाव है यानी रेट्रोस्पेक्टरी इफेक्ट है, उससे जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं उनको भी वैध ठहराया जाएगा। ठीक है, उनको अवैध नहीं माना जाएगा कि अगर उच्च न्यायालय की परामर्श नहीं ली है तो उनको अवैध घोषित कर दो, ऐसा नहीं है। कौन कहता है? आर्टिकल 233A कहता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 234 पे। आर्टिकल 234 जो है ये अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है कि जो जिला न्यायाधीश है वो तो जिले के अंदर टॉप न्यायाधीश माना जाएगा, जिले का जो प्रमुख न्यायिक अधिकारी होगा। इसके बाद में इसके अधीन में भी तो बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी नियुक्ति फिर कौन करता है? तो ये अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 234 में। सिंपल समझो, आर्टिकल 233 के अंदर तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, आर्टिकल 234 के अंदर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है, और बीच में एक आर्टिकल आता है 233A जो संबंध रखता है आर्टिकल 233 और आर्टिकल 235 से। ठीक है, 234 जो है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कहता है कि जो जिला न्यायाधीश है उससे भिन्न जो व्यक्ति हैं उनकी न्यायिक सेवा के अंदर जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो राज्यपाल ही करता है। लेकिन इसमें वो सलाह किसकी लेता है? तो जिला न्यायाधीश के अंदर तो सिर्फ एक की सलाह लेता है, उच्च न्यायालय की, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति में वो दो निकायों की सलाह लेता है, एक जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उसकी, और दूसरा उच्च न्यायालय की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इनमें अंतर है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति में सिर्फ उच्च न्यायालय की परामर्श आवश्यक है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसका भी परामर्श आवश्यक है, और नियुक्ति दोनों की ही राज्यपाल करेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 235 क्या कहता है? आर्टिकल 235 बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, अधीनस्थ न्यायालय जो है इन पर नियंत्रण किसका होगा? और वो नियंत्रण होगा उच्च न्यायालय का। किन किन मामलों में? तो इसमें कहा गया है कि जिला न्यायालय है और जो अन्य अधीनस्थ न्यायालय है उसके अंडर में, उसमें न्यायिक सेवा से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो जिला न्यायाधीश हो या उनके जो अधीनस्थ न्यायाधीश है वो, उनकी पद स्थापना हो, चाहे यानी पोस्टिंग हो, चाहे उनकी पदोन्नति हो यानी प्रमोशन हो, या फिर कोई अन्य मामला भी है, तो उन सब पर नियंत्रण का अधिकार किसका होगा? तो उच्च न्यायालय का होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अधीनस्थ किसके है? ये उच्च न्यायालय के। तो ये आर्टिकल 235 है जो ये बात कहता है कि जो जिला न्यायालय है और जो अधीनस्थ न्यायालय है इन पर नियंत्रण का अधिकार किसका है? उच्च न्यायालय का है। किन किन मामलों में? तो चाहे वो पद स्थापना हो न्यायाधीशों की, चाहे वो पदोन्नति हो, चाहे और कोई भी मामले हो, उन सब में उन पर नियंत्रण का काम उच्च न्यायालय का है। इसके बाद आर्टिकल 236 जो है वो एक्सप्लेनेशन की जगह आप यहाँ इंटरप्रिटेशन कर लेना यार, एक्चुअल वर्ड वही होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आर्टिकल 236 जो है इसमें व्याख्या की गई है, व्याख्या की गई है दो चीजों की, एक कि जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन से पद आते हैं, और एक इसमें बताया गया है कि न्यायिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं। तो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं आर्टिकल 236 में बताया गया है। एक नगर का जो दीवानी न्यायाधीश होता है, नगर दीवानी न्यायाधीश जो होता है, दीवानी यानी कि सिविल जो मामले होते हैं, आगे समझेंगे सिविल मामले क्या होते हैं। तो जो नगर दीवानी न्यायाधीश होता है वो आता है जिला न्यायाधीश की श्रेणी में। अपर जिला न्यायाधीश भी आता है इसके अंतर्गत, संयुक्त जिला न्यायाधीश भी आता है, और सहायक जिला न्यायाधीश भी आता है। तो सिंपल इसको समझ लो, नगर दीवानी न्यायाधीश, फिर अपर जिला न्यायाधीश, फिर संयुक्त जिला न्यायाधीश आता है, फिर सहायक जिला न्यायाधीश आता है। इसके बाद आता है लघु न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, फिर आता है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर आता है अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये भी जिला न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा जो सत्र न्यायाधीश होते हैं जो कि आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं वो भी जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश भी होता है, आगे अपने समझेंगे। ठीक है, तो सत्र न्यायाधीश भी आते हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है वो भी आते हैं, और सहायक सत्र न्यायाधीश, इतने सारे जो पद हैं वो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत शामिल होते हैं आर्टिकल 236 के अनुसार। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं? नगर दीवानी न्यायाधीश, इसके अलावा अपर, संयुक्त और सहायक जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश। ठीक है, लघु न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो आता है, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट आता है,
अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इसमें आता है। इसके अलावा आर्टिकल 236 में ही न्यायिक सेवा अधिकारियों को परिभाषित किया गया है कि ये जो न्यायिक सेवा अधिकारी होते हैं ये जिला न्यायाधीश और उससे नीचे के जो न्यायिक पद होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीश के अंडर में जो काम करते हैं वो न्यायिक सेवा अधिकारी कहलाते हैं। ये जिला न्यायाधीश और उससे नीचे के जो न्यायिक पद होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। इसके बाद आर्टिकल 237 बहुत ही बेसिक है। ये कहता है कि कुछ न्यायाधीशों के लिए उपबंधों का लागू होना, यानी ये जो ऊपर अनुच्छेद दिए हुए हैं आर्टिकल 233 से 236 तक, इसके बारे में ये कहा गया है कि अगर राज्यपाल निर्देश देता है तो ये जो उक्त प्रावधान है ये राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू हो सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रोविजंस ऊपर बताए गए हैं अगर राज्यपाल निर्देश दे दे तो ये फिर राज्य की जो न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीश है उनके किसी भी वर्ग पर लागू हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। आगे चलते हैं, राज्य जो अधीनस्थ न्यायिक सेवा है, ठीक है, उसकी संरचना की बात करेंगे और उसके अधिकार क्षेत्र की अब बात करने वाले हैं। स्ट्रक्चर और ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे, स्टेट के सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस की। सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि जो मुकदमे होते हैं उनके प्रकार क्या हैं। लॉ सूट्स जिनको बोलते हैं, मुकदमे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीवानी मुकदमे जिनको सिविल केसेस बोलते हैं, और एक होते हैं फौजदारी मुकदमे या आपराधिक मुकदमे, इनको हम क्रिमिनल केसेस भी बोलते हैं। ठीक है, दीवानी मुकदमों की श्रेणी में क्या क्या आते हैं, जैसे मान लो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अंदर मान लो संपत्ति का झगड़ा हो गया तो ये दीवानी मुकदमा है, ना कि कोई आपराधिक मुकदमा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे किसी समझौते को तोड़ना हो गया, करार जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ना, ये भी सिविल केस में आएगा। क्रिमिनल केस नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था उस पे उसको तोड़ दिया तो क्रिमिनल केस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा तलाक जो है वो क्रिमिनल केसेस में नहीं आता है, वो सिविल केसेस में आता है। विवाह है, मान लो मालिक किराएदार का झगड़ा है, ये सब दीवानी मुकदमे है, सिविल केस है। और आपराधिक मुकदमे क्या है, फौजदारी मुकदमे क्या है, किसी कानून का उल्लंघन करना या फिर कोई चोरी करना, डकैती, अपहरण, जेब काटना, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, हत्या करना, ये सब जो है ये क्राइम है, ये क्रिमिनल केस है। ठीक है, और इनके अंदर आपको जुर्माना लगाया जा सकता है, कैद की सजा सुनाई जा सकती है या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आते हैं फौजदारी मुकदमों की श्रेणी में। आप आई थिंक क्लियर है, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने समझते हैं जो राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा है उसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो बहुत अच्छे से समझना, दो साइड है, एक दीवानी पक्ष सिविल साइड है, एक आपराधिक या फौजदारी पक्ष है क्रिमिनल साइड। दोनों के अंदर शीर्ष स्तर पर जो संस्था काम करती है वो उच्च न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय में दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमे सुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिला स्तर पर यह बंट जाता है काम। जिला स्तर पर जो दीवानी मामले की सुनवाई करता है उसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है, और जो फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है उसको बोलते हैं सत्र न्यायाधीश। समझ में आ गई बात कि जो सिविल साइड है उसकी सुनवाई करेगा जिला न्यायाधीश और जो फौजदारी साइड है, क्रिमिनल साइड है, उसकी करेगा सत्र न्यायाधीश। फिर इनके अंडर में कौन आता है, जिला न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीश के अंडर में जो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है उसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायाधीश। ठीक है, या फिर सिविल जज भी होते हैं कुछ। और जो फौजदारी मामले हैं इनमें सत्र न्यायाधीश के अंडर में आता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीजीएम जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। और जो निम्न स्तर है उस पर क्या होता है, फिर दीवानी मामलों में तो मुंसिफ अदालत होती है और फौजदारी मामलों में न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के बाद आता है न्यायिक दंडाधिकारी, और इधर दीवानी साइड में मुंसिफ अदालत होती है। और जो जिला स्तरीय न्यायालय होते हैं ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक जिला न्यायालय होता है और एक सत्र न्यायालय होता है। जिला न्यायालय का संबंध दीवानी पक्ष से है, सिविल साइड से। सत्र न्यायालय का संबंध है क्रिमिनल साइड से। और डिटेल में देखते हैं ये जो अधिकारी ऊपर मैंने आपको बताए हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं, इनकी शक्तियां आप अपने देखने वाले हैं। जिला न्यायाधीश, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे जिला न्यायाधीश के बारे में। डिस्ट्रिक्ट जज,
देखो, राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी तो आप जानते हो जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो होता है, लेकिन जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो ये जिला न्यायाधीश ही होता है। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है। अब इसके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो इसका क्षेत्राधिकार सिविल मामलों में भी है और आपराधिक मामलों में भी है, यानी ये दीवानी मामलों की भी सुनवाई करता है और आपराधिक यानी कि फौजदारी मामलों की भी सुनवाई करता है। ठीक है, लेकिन इसकी दोहरी भूमिका है। जब ये दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब इसको बोलते हैं हम जिला न्यायाधीश, तब इसको क्या बोलते हैं? जिला न्यायाधीश। लेकिन जब ये फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तब इसको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। यानी व्यक्ति एक ही है लेकिन भूमिकाएं दो है, पद दो है, दो पद, व्यक्ति यहां पर एक ही है, ध्यान रखना। और वही जिला न्यायाधीश कहलाता है, वही सत्र न्यायाधीश, लेकिन भूमिकाएं दोनों की अलग है। जिला न्यायाधीश का काम दीवानी मामलों की सुनवाई करना है, सत्र न्यायाधीश का काम आपराधिक या फौजदारी मामलों की सुनवाई करना है। अब आते हैं कि इसके पास में जो क्षेत्राधिकार है वो कौन कौन सा है। क्या इसके पास मूल क्षेत्राधिकार है? तो बिल्कुल इसके पास मूल क्षेत्राधिकार है, जिसके अंतर्गत ये 10,000 रुपए से अधिक के विवाद या फिर विवाह संबंधी मामले या फिर वसीयत संबंधी जो मामले हैं वो इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, वो इसके मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। 10,000 रुपए से अधिक के विवाद हो, चाहे विवाह से संबंधित मामला हो, चाहे वसीयत से संबंधित मामला हो। इसके अलावा इसके पास में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, यानी यहां पर अपील की जा सकती है। ठीक है, दोहरी भूमिका मैंने आपको समझाई दी कि जब दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो इसको जिला न्यायाधीश कहेंगे और फौजदारी मामलों की करेगा तो सत्र न्यायाधीश। अब बात करते हैं जिला न्यायाधीश के पास में क्या क्या शक्तियां। एक इसके पास में प्रशासनिक शक्ति है और एक इसके पास न्यायिक शक्ति है, यानी दोनों प्रकार की शक्तियां इसके पास में है, सिविल और फौजदारी। ठीक है, इसके अलावा जिले के अन्य जो सभी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर निरीक्षण भी रखता है, क्योंकि जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है तो बाकी जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सब पर निरीक्षण भी यही करेगा। इसके अलावा इसके पास में दंड देने की भी शक्ति है और दंड ये उम्र कैद की भी दे सकता है और इसके अलावा मृत्यु दंड का भी दंड दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, मृत्यु दंड के मामले में उच्च न्यायालय का जो अनुमोदन है वो आवश्यक है, ध्यान रखना। ठीक है, मृत्यु दंड की सजा देने का भी अधिकार रखता है, लेकिन उसमें उच्च न्यायालय का जो परामर्श है वो आवश्यक होता है, उसका अनुमोदन आवश्यक होता है। इसके अलावा जिला न्यायाधीश जो होता है वो केवल अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील को ही नहीं सुनता, अपितु कभी कभी कुछ मुकदमे सीधे जिला न्यायाधीश के न्यायालय से ही दर्ज किए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो जिला न्यायाधीश के अधीन में न्यायाधीश होंगे उनके खिलाफ अपील को ये सुनेगा। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी कुछ मुकदमे जो है वो डायरेक्ट जिला न्यायाधीश के न्यायालय से भी दर्ज किए जा सकते हैं उनके विरुद्ध। ठीक है, और अगर मान लो आपको इसके विरुद्ध कहीं जाना है, जिला न्यायाधीश के विरुद्ध अपील करनी है, तो फिर बहुत सिंपल, आप उच्च न्यायालय चले जाइए। ठीक है, इसके फैसले के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। ये इसके विरुद्ध अपील तो उच्च न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील है वो कहाँ की जाएगी? फिर वो की जाएगी जिला न्यायाधीश के पास में। ठीक है, खुद भी कुछ मुकदमे हैं जहां पर ये सीधे दर्ज किए जा सकते हैं मुकदमे। अब आगे बढ़ते हैं, अधीनस्थ न्यायाधीश पे आते हैं। ठीक है, अधीनस्थ न्यायाधीश या सबऑर्डिनेट जज, तो ये जो है इसका संबंध भी दीवानी याचिकाओं से है। जो पिटीशंस दायर की जाती है, सिविल पिटीशन जिनको बोलते हैं, तो दीवानी याचिकाओं के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियां जो है वो अधीनस्थ न्यायालय के पास में है, सबऑर्डिनेट जज के पास में है। इन्हें सहायक सत्र न्यायाधीश की भी शक्तियां दी जा सकती है, ध्यान रखना, दीवानी और आपराधिक मामलों में। ठीक है, सहायक सत्र न्यायाधीश जो है उसकी भी शक्तियां इसको दी जा सकती है अधीनस्थ न्यायाधीश को। इसके अलावा इसको और दो नामों से भी जाना जाता है अधीनस्थ न्यायाधीश को। एक है दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग और दूसरा है दीवानी न्यायाधीश वर्ग 1। ये अच्छे से याद करना, एक और भी आएगा आगे जो यहाँ वरिष्ठ की जगह कनिष्ठ हो जाएगा, यहाँ वर्ग 2 हो जाएगा बस। तो अधीनस्थ जो न्यायाधीश है उसको अपने दीवानी न्यायाधीश भी कहते हैं वरिष्ठ विभाग का, और दीवानी न्यायाधीश वर्ग 1 भी कहते हैं। सिविल जज न्यायालय जो है, सिविल जज न्यायालय
वो कौन होते हैं, तो जिला स्तरीय जो न्यायालय होता है उसके नीचे जो दीवानी मामलों के लिए सुनवाई करने का काम है वो सिविल जज न्यायालय का होता है। और ये जो है 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के मुकदमे सुनने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो रखता है। बहुत ही सिंपल है, सिविल जज न्यायालय 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के मुकदमे जो है वो सुनने का अधिकार रखता है और जिला न्यायालय के जस्ट नीचे होता है। और फौजदारी मामलों से इसका कोई लिंक नहीं है, ये दीवानी मामलों से संबंधित है। ऐसे मामलों में जो कि जिला न्यायालय के आदेश से इनमें भेजे जाए, इनका अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है। यानी सिविल जज न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है अगर जिला न्यायाधीश के आदेश से मामले भेजे गए हो तो। आगे बढ़ते हैं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मैंने आपको बताया था सत्र न्यायाधीश के संबंध में, फौजदारी मामलों के संबंध में ये सत्र न्यायाधीश के जस्ट नीचे होता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिसको अपने शॉर्ट में सीजीएम भी बोलते हैं, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब ये जो है ये आपको बताइए फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है और कितने साल तक के कारावास की सजा सुना सकता है, तो मुख्य के अंदर 3 वर्ण है और न्यायिक के अंदर 4 है, तो 3 और 4 हो गए 7 वर्ष तक के कारावास की यह सजा सुना सकता है। इसके बाद एक आता है मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ न्यायाधीश, जो कि दीवानी मामलों के संदर्भ में निम्नतम निकाय है। तो ये जो छोटे दीवानी मामले होते हैं जैसे कि न्यून धनराशि का झगड़ा है, उन सब पर ये निर्णय करता है। इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो प्राप्त है। ठीक है, इसका एक और नाम भी है दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग। ठीक है, अधीनस्थ न्यायाधीश का ये नाम था लेकिन उसमें वरिष्ठ था, वहां पर ये कनिष्ठ आ जाएगा। और इसको दीवानी न्यायाधीश वर्ग सेकंड भी बोलते हैं, वो वर्ग फर्स्ट था। इतना ही फर्क है। एक न्यायिक दंडाधिकारी होता है जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, तो न्यायिक दंडाधिकारी कौन होता है, तो ये ऐसे फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है जिनमें अधिकतम 3 साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान हो। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तो 7 और ये अधिकतम 3 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान करता है। तो ऐसे याद कर लेना, पूरे पूरे शब्द कितने हैं, तो 3 है। तो ये 3 वर्ष तक के कारावास की और वो मुख्य न्यायिक वाला 7 वर्ष तक है। आगे चलते हैं सत्र न्यायालय। ये तो जिला न्यायालय का स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने ऑलमोस्ट, उसके अंदर अपने 2 जो है प्रमुख अधिकारी भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं सत्र न्यायालय या फिर फौजदारी न्यायालय। ठीक है, ये क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है और इस न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके पास में क्या क्या शक्तियां हैं, तो ये उन सभी व्यक्तियों को जो कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें सभी फौजदारी न्यायालय कानूनी अधिकार पर दोष मुक्त अथवा दंडित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी ये दोष मुक्त भी उनको कर सकता है, जो कानून का उल्लंघन करते हैं ऐसे व्यक्ति, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये काम करता है। उनको दोष मुक्त भी कर सकता है या फिर उनको दंडित भी कर सकता है। अगर ये फौजदारी मामलों या आपराधिक मामलों के लिए कार्य करता है तो ये फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यूज करता है, सीआरपीसी का यूज करता है और उसी के अनुसार सेशनवाद जो है वो इसकी प्रारंभिक अधिकार सीमा में आता है। ठीक है, तो सीआरपीसी के अनुसार जो सेशनवाद है फौजदारी मामलों में वो इसकी प्रारंभिक अधिकार सीमा में आता है। इसके अलावा फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए जिले में सबसे बड़ा न्यायालय भी यही होता है। ठीक है, फौजदारी मामलों की सुनवाई या आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है सत्र न्यायालय। इसको अधट्ट पिनिस्त न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का भी अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसे जिले का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। तो ये कथन और कारण में पूछा जा सकता है, आपको कथन दिया जा सकता है कि सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। कारण दे देगा कि इसको अधट पिनिस्त जो न्यायालय होते हैं उनके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार, यानी इसके जो अंडर वाले आते हैं उनके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है इसको। तो इसलिए जिले का सबसे बड़ा क्या है, अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, तो ये कथन कारण में पूछा जा सकता है, इस फैक्ट को अच्छे से याद करना। इसके अलावा सत्र न्यायालय के जो विरुद्ध अपील है वो कहाँ की जाएगी, उच्च न्यायालय के अंदर की जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, जिला न्यायालय के अंदर नहीं की जाएगी। अपील कहाँ होगी, उच्च न्यायालय के अंदर सत्र न्यायालय के विरुद्ध। और इसके द्वारा जो सुनाई गई मृत्यु दंड की पुष्टि है या स्वीकृति है वो भी उच्च न्यायालय ही करेगा। तो ये ध्यान रखना, उच्च मृत्यु दंड के मामले में चाहे वो जिला न्यायाधीश हो या फिर सत्र न्यायाधीश हो, नहीं एक सेकंड कौन सा था वो,
तो उसी की, हाँ, दंड देने की शक्ति थी, उसमें ही इसको बताया गया था, जिला न्यायाधीश की। हाँ, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि मृत्युदंड के मामले में उच्च न्यायालय की स्वीकृति जो है वो आवश्यक है। इसके बाद जो सत्र न्यायालय होता है, उसके बाद में क्या आते हैं? सत्र न्यायालय के बाद में आते हैं मजिस्ट्रेट के न्यायालय, जिसमें श्रेणियां होती है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट और तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। यानी सत्र न्यायालय जो होता है उसके बाद में आते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन श्रेणियां होती है, और तीन श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय इसमें आते हैं। अब इसमें मेन बात यह है कि जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, महानगरीय जो शहर है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, इनके अंदर जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जो होता है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, इसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट। ठीक है, इन शहरों के अंदर जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है उसको महानगरीय या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग चीज है, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है ये सत्र न्यायालय के अंडर में ही आते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में अगर अपने बात करें तो इनमें जो नियुक्ति होती है वो किनकी की जाती है? आरएएस ऑफिसर्स की। जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति इसमें की जाती है। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस बार पूछा जा सकता है, नया टॉपिक ऐड हुआ है तो यहां से प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि ये आपको लोक प्रशासन की बुक में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं इनकी नियुक्ति जो है इनमें किन की जाती है? जजेस की। तो आरएएस जो होते हैं वही इसमें नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो सदस्य होते हैं वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। इसके बाद इसकी अधिकार सीमा की बात करें, अधिकार क्षेत्र की बात करें, तो ये जो स्थानीय अधिनियम होते हैं, जैसे गैम्बलिंग एक्ट हो गया, राजस्थान एक्साइज एक्ट हो गया, कैटल ट्रेस पास एक्ट हो गया, इनके अंतर्गत आने वाले जो मामले होते हैं वो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी, इसका जो सेक्शन 107 है, 109 है और जो 14 है, इसके अंतर्गत आने वाले मामले भी इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी अधिकार सीमा क्या है? तो जो गैम्बलिंग एक्ट है, चाहे राजस्थान एक्साइज एक्ट है, चाहे वो कैटल ट्रेस पास एक्ट है, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी मामले होंगे, इसके अलावा सीआरपीसी की 3 धाराओं 107, 109 और 14 के अंतर्गत आने वाले मामले, वो सब जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अधीन होंगे या उनके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। फिर आते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होते हैं इन पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है? तो वो काम राज्य सरकार का है, ना कि राज्यपाल का है, ना कि उच्च न्यायालय का है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं इन पर प्रशासनिक नियंत्रण ना तो राज्यपाल का होता है ना उच्च न्यायालय का होता है। किसका होता है? राज्य सरकार का। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि इनकी जो पदोन्नति है, स्थानांतरण है, चाहे ट्रांसफर है, चाहे प्रमोशन है, या इनके विरुद्ध अगर मान लो अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करनी पड़े, ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है, वो सब मामले जो है वो भी राज्य सरकार ही देखेगी। ठीक है, नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी मामले भी राज्य सरकार ही देखता है। इसके अलावा इन न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों का भी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता, जो मैं आपको बता चुका हूं। किसका होता है? राज्य सरकार का। अब मान लो इनको निर्णयों के विरुद्ध अपील करनी है आपको, तो अपील करने के लिए आप जाओगे सबसे पहले सेशन न्यायालय के अंदर और उसके बाद अपील होगी उच्च न्यायालय के अंदर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय के विरुद्ध अपील सबसे पहले कहां होगी? सत्र न्यायालय के अंदर, और उसके बाद में होगी उच्च न्यायालय के अंदर। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था। इसकी पीडीएफ आपको लोक बंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके आरएएस प्री की तैयारी करने वाले साथियों तक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में आरएएस प्री की।